हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दृष्टि। जी हाँ, संजीव आर्य यानी मैं करता हूँ आप सभी का स्वागत दृष्टि में। और देखिए जो हमारा आज का पता है आपको भाई कि आज हम शुरुआत करने वाले हैं AWES के कोर्स की। और जी हाँ, AWES मतलब आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। ये वो सोसाइटी है जो कंडक्ट करवाती है एग्जामिनेशन फॉर आर्मी स्कूल्स। ठीक है, तो भाई इनके अंदर जो भी टीचर लगते हैं वो इनके अंतर्गत ही होते हैं। तो भाई हमारे यहाँ पर जो है अभी नोटिफिकेशन आई है, एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। कब होगा, क्या सिलेबस रहेगा, पहले थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं आज के लिए। और फिर प्लस में अगर हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी या हम कहेंगे भाई पैडागोजी, जो अलग से एक सेक्शन दिया गया है 20 क्वेश्चंस जिसके आएंगे, उसके बारे में डिटेल सिलेबस को समझेंगे कि हम उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी पड़ेंगी यदि हम AWES की ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए भाई अगर आपकी आ गया है तो करते हैं आरंभ आज की कक्षा को, जिसमें हम जानेंगे AWES के बारे में। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये क्या है भाई, हमारा नोटिफिकेशन है किसके बारे में, AWES के बारे में। और इस नोटिफिकेशन में यदि आप पढ़ पा रहे हैं तो भाई क्या कुछ दिया गया है। यहां पर दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। सबसे पहली बात तो ये समझेंगे, OST होगा, OST। ठीक है जी, OST होगा, कब होगा, नवंबर में होगा। नवंबर मीन्स टू से अभी क्या सितंबर का एंड होने वाला है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अक्टूबर नवंबर मीन टू से वी हैव ओनली अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ। ठीक है, पर्टिकुलर डेट जो है अगर उसको लगाएंगे तो हमारे पास 2 महीने हैं। और 2 महीने में ही हमें कुछ ऐसी तैयारी करनी है, इतनी जबरदस्त तैयारी करनी है जिससे हमारा एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो और बहुत ही अच्छे तरीके से हो। ठीक है, तो यही सब हम देखते हैं भाई। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता चल गया यहाँ से भाई, जो हमारा टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, OST जिसको बोला जाता है, तो वो होगा कहाँ पर होगा, नवंबर में होगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या कुछ इन्होंने दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं फटाफट से, है ना। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देना चाहूंगा। उसके बाद में हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी या पेडागोजी का जो सेक्शन रहेगा उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई जैसे दिया गया ना यहाँ पे क्या है कि जो आपका जो टेस्ट हो जाएगा वो कब हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने ये कहा कि भाई 2 महीने का हमारे पास अप्रोक्सीमेट टाइम है। कब रहेगा, क्या लिखा था, स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 23 नवंबर, है ना, एंड 24 नवंबर। और रिजर्व कैटेगरी के लिए कब हो जाएगा, 25 नवंबर को। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम रहेगा वो कब रहेगा, 23-24 नवंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो यहां पर देखने की है ये। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अभी हम देखो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैं एक जेनरिक वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपको पैडागोजी के बारे में पढ़ाना। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पैडागोजी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कुछ रहेगा। ठीक है, तो पहली बात तो भाई हमारे पास केवल 2 महीने ही बचे हैं। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह होगा, सारी चीजें होंगी। ठीक है, वो आगे चलते भाई, ये लीजिए, है ना। एक्चुअली ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या रहता है कि एग्जाम होता है, पॉइंट नंबर 1। अब एग्जाम में जो क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनको क्या कर लिया जाता है, वन टाइम आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो वो आपका हमेशा के लिए चलेगा। ठीक है, तो जब भी इंटरव्यू होगा, जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको बुला लिया जाता है। बहुत ही अच्छी जॉब होती है, आपको ही पता है भाई आर्मी कैसे वेल डिसिप्लिन्ड होती है। ठीक है, उसके स्कूल्स कैसे होते होंगे आप खुद भी समझ सकते हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मेरा ये मानना है कि हर किसी स्टूडेंट को जो भी ये चाहता है कि भाई उसे भविष्य में जाकर एक टीचर बनना है और एक अच्छा टीचर बनना है, उनको ये क्वालिफाई करके रख लेना चाहिए। ठीक है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, एक बार क्वालिफाई कर लो, फिर टेंशन फ्री, जब मर्जी आता रहे नहीं आता रहे, आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा, आपके पास एक रहेगा कि हाँ भाई मैंने इसको क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि एक ही कार्य को बार बार ना करके एक बार में ही ऐसी परिश्रम किया जाए कि वो आपको आगे जाके पे करे। ठीक है, तो भाई देखिए इसके अंदर भाई सारी चीजें रहेंगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या रहेगा, है ना। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी के लिए जो रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, हाँ हमारा जो मुद्दा चलता है वो यहाँ से भी नहीं। ये तो क्या दे रखा है भाई, आपका क्राइटेरिया दे रखा है भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बीएड चाहिए 50% में। ठीक है, और भाई ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये कुछ एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये तो आपको पता ही होगा भाई, तभी तो आपने अप्लाई किया। ठीक है, अब बात करते देखिए, अप्लाई तो आप कर चुके होंगे। ठीक है, अगर हम चले, ये एज वगैरह दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, हाँ देखो लिखा है ना, ऑनलाइन फॉर्मेट में रहेगा, टेस्ट आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, एग्जाम सेंटर वो अपने अकॉर्डिंग देंगे ही। ठीक है, जैसा भी रहेगा। और उसके बाद में जो हमारा जो रहेगा
वो कहाँ पे आएगा भाई? रजिस्ट्रेशन देखिए, ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है भाई? 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक, है ना। मतलब अभी भी जो है वो टाइम है इसको अप्लाई करने का। तो मेरा ये कहना है कि हर किसी को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, 25, क्योंकि आपको पता है आजकल सब कुछ क्या है, ऑनलाइन चलता है। और अगर ऑनलाइन चलता है तो इट मीन्स आपको विद इन सेम डे या भाई विद इन फ्यू डेज जो है आपको जो है वो रोल नंबर अलॉट किए जा सकते हैं, आपको जो एडमिट कार्ड है वो भेजा जा सकता है। तो आप ये मत समझना कि भाई 25 अक्टूबर को करेंगे तो भाई ये हो सकता है आगे लेट हो जाए, नहीं, लेट नहीं होगा, क्योंकि ये आर्मी का है ना। एक महीना इनके लिए बहुत होता है कि भाई आपको एडमिट कार्ड दे, आपको अलॉट किया जाए क्या सेंटर वगैरह। ठीक है, तो वो बहुत है। ठीक है, अवेलेबिलिटी कब हो जाएगी एडमिट कार्ड्स की? 12 नवंबर को हो जाएगी। एग्जाम 23-24 को हो जाएगा रिजर्व के लिए, 25 को हो जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट कब आएगा देखो ये भी इन्होंने बता रखा है। रिजल्ट कब आ जाएगा? 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और ये 10 दिसंबर का तात्पर्य 10 दिसंबर ही है, आप इस चीज को लेकर चलना, है ना, ये आगे पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, तो भाई आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो आपको थोड़ा सा आपका एक ये रहेगा कि हाँ एटलीस्ट एक जगह पे मैंने ऐसा करके छोड़ रखा है कि भाई वो मेरे लिए आगे जाके पे कर सकता है। ठीक है, ये देखिए ये अलग अलग सेंटर्स दे रखे हैं। ठीक है, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यस, ये देखिए ये अलग अलग सीट्स हैं, किस किस के लिए है भाई? पोस्ट पोस्ट तो सभी के लिए होती है भाई, पीजीटी में अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, सभी के लिए है ना। टीजीटी में देख लीजिए आप भाई, एसएसटी हो गया, साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, है ना। और पीआरटी में क्या है? फिजिकल एजुकेशन के साथ एंड विदाउट फिजिकल एजुकेशन, ये दोनों क्या है अपने पीआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या कुछ रिक्वायरमेंट है वो ऊपर दी जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद जी हमारा जो चलेगा सिस्टम, ये क्वालिफिकेशन आ गई है आपकी, क्या रहेगी भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि भाई हमारा जो लेना देना है पेडागोजी से वो कहाँ पे है। टोटल 21 पेजेज है इसमें जी। हाँ, ये क्वालिफिकेशन ही है भाई अभी भी। और पेपर का पैटर्न एक बार मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। ये रहा, ठीक है जी। ये देखिए क्या है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा, किस तरीके से बनेगा फॉर प्राइमरी टीचर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ रहेगा। ठीक है, उसमें देखिए अभी क्या दे रखा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि चीजें ज्यादा कवर हो सके। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आप ये देखेंगे यहाँ पर जो चीजें नोट करने की है, वो यहाँ पर क्या है कि भाई जो हमारी टाइम लिमिट है, मतलब जो आपका रहेगा एग्जाम होगा वो कब कितने टाइम का होगा? 3 आवर्स का होगा। ठीक है, और मार्क्स कितने होंगे? 200, है ना। 200 मार्क्स रहेंगे और 200 ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे भाई? मल्टीपल चॉइस, है ना, जो एमसीक्यूज जो होते हैं जिसके 4 ऑप्शन होते हैं वो वाला रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट अब अगर इसमें देखें तो भाई यहां पर क्या है, अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं। कितने सेक्शन है जी? ए बी सी। ठीक है, अगर हम बात करें पीआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई यहां पर केवल 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, अब सेक्शन ए को अगर आप समझें, ठीक है, सेक्शन ए जो रहेगा आपका, ये देखिए यहां पे ये क्या रहेगा? बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स, बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स। और इसमें आपको कितने आएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 to 10, क्वेश्चन नंबर भी दे रखे हैं, सीरियल नंबर पहले दे रखा है कि पहले 1 से लेके 10 तक जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो किसके रहेंगे? बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स, मतलब भाई जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपकी चीजें वो सारी रहने वाली हैं, है ना। नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, है ना, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल लेवल के। और इवन ये भी दे रखे कि भाई 4 क्वेश्चन आएंगे नेशनल लेवल करंट अफेयर के, 4 आएंगे इंटरनेशनल के। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेंगे अपने ग्लोबल लेवल के। देख लो जी, इतनी ज्यादा डिटेल में चीजों को बताया जाता है एडब्ल्यूईएस के बारे में। चलिए जी, अभी हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? पेडागोजी, हमारा मतलब मेरा और आपका। ठीक है, जो हम मिलकर सीखेंगे वो क्या सीखेंगे भाई? इस सेक्शन के बारे में, सेक्शन बी। और सेक्शन बी जो है आप देख पा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। इसके कितने रहेंगे भाई? 20 क्वेश्चन, या आप कहेंगे भाई 10%। 10%, क्योंकि भाई 200 मार्क्स का है, 200 क्वेश्चन रहेंगे।
अगर 100 माने तो भाई 10% में आ गया, ठीक है। दैट्स वाई क्या है, लेकिन आपको ये समझना है कि भाई 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स का आपका आने वाला है पेडागोजी। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर समझा जाए तो इसमें है क्या क्या। सबसे पहली बात तो भाई पेडागोजी ऑफ फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है, कि भाई आपको ये देखना है कि फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज इसकी पेडागोजी क्या रहेगी, है ना। अब फाउंडेशनल क्या होता है, फाउंडेशनल होता है जी शुरुआत के 5 साल। अगर आपने एनईपी 2020 को देखा है, ठीक है, तो अभी क्या है 5+3+3+4 पैटर्न आया हुआ है। 5 का मतलब क्या कि भाई 5 साल क्या रहेंगे, ठीक है। आप ये मान लो मोटा मोटी नर्सरी, ठीक है जी, एलकेजी, यूकेजी, पहली और दूसरी, ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड क्लास तक जो रहेगा वो रहेगा अपना फाउंडेशनल जो कहलाता है। और उसके बाद में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये क्या कहलाएंगे अपनी प्रिपरेटरी स्टेज। तो इस लेवल की आपको पेडागोजी। अब पेडागोजी क्या होती है, ये प्रश्न AWES में आया हुआ है, ठीक है। और यहां पर मैं आपको एक बात को विदित कर दूं, बता दूं, आज तक AWES के जितने भी एग्जाम हुए ना, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पढ़ाने का तरीका ही ये है, सिखाने का तरीका या डिस्कस करने का तरीका ही ये है कि हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और प्लस में उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करते हैं, प्लस में वैसे ही और प्रश्न जो कि एक्सपेक्टेड है वो भी करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी आया हुआ है कि भाई पेडागोजी का अर्थ क्या है, ठीक है। जब हम करेंगे आप देखना साथ के साथ में कि भाई हम वो सारे क्वेश्चन करते चल रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं विद डेट, ठीक है, या वही विद ईयर, है ना, कि इस ईयर में ये एग्जाम आया, इस एग्जाम में ये प्रश्न बना था AWS का भी और भी अलग एग्जाम्स का भी, या मैं कहूँगा कि उनसे एक्सपेक्टेड या उनके जैसे ही और जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उनको भी हम लेकर चलेंगे, हर एक चीज को बड़े तरीके से हम समझते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज का पेडागोजी। पेडागोजी का अर्थ क्या है ना। पेडागोजी का अर्थ जो आपका जो एग्जाम में बना है ना, एग्जाम में जो इसका आंसर दिया गया है वो दिया गया है एजुकेशन, ठीक है जी, एजुकेशन, ठीक है। जो आंसर, जो सही आंसर है, ऑप्शन जो था वो था एजुकेशन। अब एजुकेशन का मतलब क्या, एजुकेशन मतलब शिक्षा। अगर आपने सीटेट दिया है और उसमें आपने देखा है तो उसका नाम क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का नाम क्या रहता है, बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र, ठीक है। पेडागोजी की हिंदी क्या होती है, शिक्षा शास्त्र। मतलब आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। अब क्योंकि आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देखना कि भाई फाउंडेशनल के बच्चों को और प्रिपरेटरी के बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात तो है ये, और ये कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11 से 18, 8 क्वेश्चन आएंगे जी, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 विल बी फ्रॉम पेडागोजी सेक्शन। 11 से 18 मतलब पहले जो 8 प्रश्न रहेंगे वो पेडागोजी से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, आपको याद रखना है इनको। कारण क्या है, क्योंकि अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, सिलेबस इन द सेंस जो हम करेंगे, तो आपको भी ये देखना कि क्या ये चीजें हम वो सारी कर रहे हैं, क्या वो कवर कर रहे हैं जो यहां पर हमारे सिलेबस में दी गई है, ठीक है। तो आप क्या पाएंगे भाई, चाइल्ड साइकोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये कितने भाई 4 क्वेश्चंस रहेंगे, कहां से कहां तक, 1922 क्वेश्चन नंबर 19 टू 22 तक, ठीक है। तो आप यहां पर क्या पाएंगे कि भाई साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी में जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो भाई आप पाएंगे कि पियाजे से भी क्वेश्चन दिए गए हैं, वाइगोत्स्की से भी क्वेश्चन दिए गए हैं। साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी बोल दिया ना, या चाइल्ड साइकोलॉजी अगर बोल दिया तो उसके अंतर्गत सब कुछ आ गया। आपको चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ना पड़ेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानना पड़ेगा, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानना पड़ेगा, है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें पियाजे आ जाते हैं, है ना, मोरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग के ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको क्या है, पढ़नी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहेगा। एंड आफ्टर दैट जो बचे हमारे कितने हो गए भाई, 8 और 4 12, जो बचे हुए 8 क्वेश्चन हैं, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 20 आउट ऑफ 200, ठीक है। तो ये क्या मतलब 23 to 30 जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें क्या आएगा, RTE, राइट टू एजुकेशन 2009 वो रहेगा। और प्लस में देखिए साफ साफ दिया गया है क्या, NEP 2020, NEP 2020 आएगा, प्लस में NCF 2005 लेटेस्ट, देखो NCF 2005 ओब्लिक लेटेस्ट बियॉन्ड 2005।
भाई या तो एनसीएफ 2005, या अगर उससे पहले आ जाता है, क्योंकि अभी तक ड्राफ्ट आया है ना, ड्राफ्ट आया क्योंकि उसमें फिर चेंजेज होते हैं, ठीक है, तो वो आ जाता है तो वो भी हमें करना पड़ेगा। लेकिन आप यहां पर याद रखना कि हम इसका जो प्री ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट है, वो सब करेंगे एनसीएफ से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, और केवल एनसीएफ 20 एनईपी 2020 नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो एनईपी अपना 1968 है, 86 है, वो सारे भी करके चलेंगे, समझ के चलेंगे, ताकि हम चीजों को बेसिकली समझ सकें कि होता क्या है, क्या होता रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हैं तो अपने 8 क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड है, और 8 ही क्वेश्चन क्या है, आरटी, एनडीपी और एनसीएफ से रिलेटेड है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 2 सेक्शन है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 आउट ऑफ 20, 20 में से 16 मार्क्स आप अगर ध्यान से देखते हैं तो किस में से बनते हैं, आपके एजुकेशन से बनते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, 16 मार्क्स आउट ऑफ 20 किससे है भाई, एजुकेशन से है। एजुकेशन मतलब आप बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, चाहे वो पेडागोजी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या क्योंकि जो ये आरटी एनसीएफ है ये भी कहीं ना कहीं एजुकेशन का ही पार्ट है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, है ना, ये साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का पार्ट नहीं है। जबकि जो आपको मनोविज्ञान है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है या इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो कितने का है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहां पर आप इस बात को समझेंगे कि भाई जो हमारे जो एग्जामिनर हैं या जो AWES है, वो क्या देखना चाहता है कि क्या आप बच्चे को पढ़ाना जानते हैं या नहीं जानते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा, जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, तो आप ये पाते हैं कि ये सारी चीजों को कवर करते हैं। 20 क्वेश्चंस हैं, इन सेक्शंस में से हैं, तो इन सेक्शंस को पूरी तरीके से कवर करेगा AWES, और उसी लिहाज से आपको भी इसको पूरी पूरी तरीके से कवर करना चाहिए। ठीक है, एंड द रिमेनिंग, जी हाँ, अगर मैं कहूं कि रिमेनिंग 85% या 170 क्वेश्चन, जी हाँ, बहुत मैटर करता है, वो क्या रहेंगे, अपने एकेडमिक प्रोफिशिएंसी। एकेडमिक प्रोफिशिएंसी में अब ये क्या क्या दिखा रहे हैं भाई। ठीक है, हालांकि ये मेरा सेक्शन नहीं है, ठीक है, जिसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। देखिए, इसके अंतर्गत है साइंस, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, क्या समझे, 10वीं तक जो सब्जेक्ट रहते हैं ना वो सारे, यही तो रहता है ना भाई, साइंस रहता है, SST रहता है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, 5 ही तो रहते हैं। ठीक है, किसी ने एडिशनल ले लिया हो भाई, वो एक अलग चीज है, लेकिन आमतौर पे 5 होते हैं जो कोर करिकुलम में होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनके ऊपर 20 20 25 10 10 इस तरीके से जो है ना, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, है ना, 20 का मैथमेटिक्स, मतलब दे रखा है इन्होंने साफ साफ। 40 क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स से आने हैं तो आने हैं, बात खत्म। ठीक है जी, SST से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके साइंस से। साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पहले बता रहा हूँ, विज्ञान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है किसके अंदर, AWES के अंदर, क्योंकि आप पढ़ाने वाले हैं उन बच्चों को जो कि कल को जाने वाले हैं सेना में। ठीक है, ये सोच के उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो भाई आपने अभी देखा किसका, PRT के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए, हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, जो औरों को भी अगर हम देखेंगे ना, तो अब मैं बात करूंगा सेक्शन बी की। सेक्शन बी में अगर आप PRT और TGT, ये किसका आ गया भाई, ये TGT आ गया, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, है ना, उनका आ गया। ठीक है, 6th 7th 8th क्लास के लिए। ठीक है, तो अब आप ये पाएंगे कि भाई यहां पर क्या दे रखा है, बाकी सब सेम है। ठीक है, बाकी यहां पर अगर आप देख पा रहे तो भाई सब सेम है, क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सेम है। ठीक है, ये भी सेम है, RT, NEP। ठीक है, जो डिफरेंस आया बस ये आया कि पेडागोजी ऑफ मिडल एंड सेकेंडरी स्टेज, पेडागोजी उनके लेवल की करते, किसके लेवल की, मिडल एंड सेकेंडरी स्टेज के हिसाब, बाकी सब क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगर बात करें PGT की। ठीक है, अगर PGT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगेन क्या रहेगा, क्या आ गया भाई, पेडागोजी ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेज, बाकी अपना चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, RT, NEP 2020, ये सब क्या है, कॉमन है। तो कहने का मुद्दा ये है कि जो डिफरेंस आएगा ना, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी में। PRT में रहेगा तो भाई फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी का रह जाएगा। ठीक है, जैसे ही आएगा TGT में तो मिडल और सेकेंडरी का आ जाएगा, और जैसे ही आते हैं हम PGT में तो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी का आ जाएगा। बाकी अपना इंक्लूसिव एजुकेशन, चाइल्ड साइकोलॉजी, RTE, NEP, NCF, ये सब का ही सेम रहने वाला है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि हमारा काफी कुछ जो सिलेबस है, या हम कहेंगे कि भाई अगर 4 इसको छोड़ दें हम, है ना,
मतलब 8 क्वेश्चंस को छोड़ दे, टोटल अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो 20 में से जो हमारे 12 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सेम रहने वाले। सेम इन द सेंस कि भाई वो क्वेश्चन जो रहेंगे वो एक ही सिलेबस से बनेंगे, ठीक है। वही जो केवल ये जो 8 क्वेश्चन है ये जो डिफरेंस करेंगे किसके अकॉर्डिंग, बच्चों की लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि भाई छोटे बच्चे हैं, बड़े हो गए, या सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चे, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो भाई देखो हमारा लेना देना था यहाँ से, बाकी आपने नोटिफिकेशन को पढ़ ही लिया होगा। अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से अप्लाई करें, लास्ट टाइम के लिए ना रुके, ठीक है। वैसे भी भाई ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत भी सही नहीं है, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, आर्मी वाले चाहते हैं कि अपडेटेड पर्सन, ठीक है, अपडेटेड पर्सन होना चाहिए, है ना। अगर आप अपडेटेड हैं तो मैं कहूँगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए एक अच्छी जॉब पाने की, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम जल्दी से कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। जो ये आपने देखा है ना, इसको आप ध्यान में रखना, क्या क्या है। पहली बात पेडागोजी, सिर्फ 3 ही चीजें हैं भाई सेक्शन बी में। सबसे पहली चीज पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी मतलब आप पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। सेक्शन बी में क्या आ गया, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक हो गया जी। उसके बाद में सेक्शन सी में क्या आ गया, आरटी, एनईपी, एनसीएफ, ठीक है। तो भाई इन चीजों को एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि भाई हम इसको किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ भाई यहाँ पे, एक सेकेंड जी, अब आएगा, ठीक है। अब अगर यहां से हम देखें सिलेबस को, ठीक है, तो भाई मैंने आपके लिए एक सिलेबस का एक आउटले बनाया है कि भाई हम किस तरीके से सिलेबस को लेके चलेंगे, क्या क्या उसके अंदर रहने वाला है। और सबसे पहले हम जो करेंगे, देखिए सबसे पहले ना मेरा ये मानना है, बेशक से इन्होंने वेटेज कम दी है चाइल्ड साइकोलॉजी को, वेटेज इन्होंने कंपेरेटिवली कम दी है, चाइल्ड साइकोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन को इन्होंने वेटेज कम दी है, एग्रीड, ठीक है। परंतु परंतु हमें इस बात को ये समझना है कि जब तक हम बालक को नहीं समझते तब तक हम उसे सिखा ही नहीं सकते, हाँ या ना। भाई बच्चे को सिखाने के लिए हमें बच्चे को समझना तो पड़ेगा ना। दैट्स वाई हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, एक सेकेंड भाई, इससे पीछे वाले पेज पे जाते हैं जी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, कि भाई ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, क्योंकि ये हमारा साइकोलॉजी का भी पार्ट है। प्लस में क्या रहेगा, बच्चे को जानने के लिए भाई बच्चा बड़ा कैसे होता है ना, या बच्चा डेवलप कैसे करता है, बच्चे के अंदर चेंजेस कैसे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आफ्टर दैट भाई डेवलपमेंट के क्या क्या टाइप्स हैं, कौन सी स्टेजेस हैं, है ना, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीजें क्या आएगी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे स्टेजेज, है ना, जैसे मैंने कहा भाई स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, क्या क्या स्टेजेज हैं। उसके बाद में प्रिंसिपल्स कौन से हैं डेवलपमेंट के, है ना, वो सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद में हमें पढ़ना पड़ेगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि भाई बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, बालक की जो डेवलपमेंट होती है, उसके ऊपर हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है ना। ये तो हमें जानना पड़ेगा ना कि भाई कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हेरिडिटी से मिलती है, क्या चीज़ें ऐसी जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है। और यही इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन्वायरमेंट किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है तो कितना डालता है, कैसे डालता है ना। हेरिडिटी क्या ऐसी चीज़ है भाई जिसको बदला ही नहीं जा सकता, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट में। आफ्टर दैट हम बात करेंगे भाई जीन पियाजे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हैं जीन पियाजे के ऊपर आज तक, AWS की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई जीन पियाजे की बात करेंगे, उसके बाद में जीन पियाजे के साथ में किसकी बात करेंगे, लेव वाइगोत्स्की की। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की के बारे में हमें पढ़ना है, सीखना है, जानना है कि भाई क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, है ना, किसकी क्या सोच है। कॉन्सेप्चुअल चलना पड़ेगा, इस बात को आपको समझना है कि हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हमें कॉन्सेप्चुअल चलना पड़ेगा। अगर आपने जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो मैं कह सकता हूं कि आप रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इसका आंसर ये होता है, अगर ये पूछ लेते तो इसका आंसर ये होता है, ईगोसेंट्रिज्म ये होती है ना, नहीं कर पाएंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये चीज आपको समझना पड़ेगा क्यों होता है, तभी तो आप चाइल्ड साइकोलॉजी को समझेंगे ना, बच्चे की साइकोलॉजी कैसे बनती है, हमारी सोच कैसे बनती है। अगर हम ये समझ जाएं कि भाई इस स्टेज में व्यक्ति ऐसे ही सोचता है, तभी तो हमें पता चलेगा ना ये ऐसे क्यों सोच रहा है।
ठीक है। तो भाई हमें उन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए और डिटेल में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। और जैसे ही हम इनको पढ़ते हैं तो इन्हीं से रिलेटेड एक चीज़ क्या है, लैंग्वेज एंड थॉट, है ना। लैंग्वेज एंड थॉट आपको पता है इन दोनों के बीच में मतभेद है भाई, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में नहीं पता है तो भाई बताने के लिए हम हैं, ठीक है। और उसके साथ ही क्या आ जाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, है ना। भाषा और विचारों में क्या संबंध है, भाषा विकास कैसे होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट अब इन्हीं से रिलेटेड है एक हमारे जेरोम ब्रूनर, ब्रूनर के ऊपर भी क्वेश्चन बने, ठीक है। तो ब्रूनर के बारे में जानेंगे भाई, ब्रूनर की थ्योरी है, 3 स्टेजेज है उसके अंदर, वो कौन सी स्टेजेज हैं, है ना। ब्रूनर और जीन पियाजे की थ्योरी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, है ना, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, हमारा सेक्शन रहेगा जिसमें हम जेरोम ब्रूनर के बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण, कि बालक कैसे सामाजिक होता है, या भाई समाज का एक हिस्सा कैसे बनता है बालक, ठीक है। भाई किस तरीके से बालक जो है समाज के अंदर घुलता मिलता है, कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या चीज़ें सीखता है। इसी के अंतर्गत हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स भी आ जाते हैं। इसी के अंतर्गत हमारे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आ जाती हैं, भाई कौन सी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं। इसी के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं कि भाई जो सोशलाइजेशन के टाइप्स कौन से हैं, है ना। अगर मैं कहूँ भाई प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है, रीसोशलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर जानती हैं, इसके अंतर्गत सोशलाइजेशन के अंतर्गत, है ना। ये मतलब ये चीजें डिटेल में हमें समझनी पड़ेगी अगर हमें बच्चे को समझना है तो, ठीक है। आफ्टर दैट जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, है ना, कि जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, मेल होना या फीमेल होना एक अलग चीज है। मेल क्या कार्य करेंगे और फीमेल क्या कार्य करेंगे, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। या मेल्स को समाज में किस तरीके से रहना है और फीमेल्स को समाज में किस तरीके से रहना है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम जानेंगे, ठीक है, किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, ठीक है। आफ्टर दैट मोरल डेवलपमेंट, आपको पता है भाई मोरल डेवलपमेंट में हम किसको पढ़ते हैं, मेनली मेनली हम पढ़ते हैं कोलबर्ग को, लॉरेंस कोलबर्ग, ठीक है जी। लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में जानेंगे कि भाई उनकी थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, वो क्या कहती है, ठीक है। आपको पता है भाई 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस होते हैं इसके, बड़ी अच्छी थ्योरी है ये, ठीक है। तो भाई इस थ्योरी के बारे में हम जानेंगे, किसके बारे में, कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में जानेंगे, कहां पर, मोरल डेवलपमेंट में, ठीक है। आफ्टर दैट जो हमारा एक टॉपिक बनता है वो बनता है इंटेलिजेंस, बुद्धि, है ना। इंटेलिजेंस या बुद्धि, भाई इंटेलिजेंस क्या होती है, कौन से एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस है ना। भाई आप किसको बुद्धिमान कहेंगे, है ना, कौन सी चीजें, जैसे कि मैं कहूंगा कि भाई रेंजुली है, ठीक है। रेंजुली ने बताया कि भाई 3 रिंग मॉडल दिया है या 3 सर्कल मॉडल दिया है, कौन सी जो 3 चीजें होती है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज इंटेलिजेंट और नॉट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम अलग अलग जो थ्योरीज हैं उनके बारे में जानेंगे। इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज है, इंटेलिजेंस की थ्योरीज में सबसे पहले हम जानेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी, किसने दी, बिने ने दी। स्पीयरमैन के बारे में जानेंगे, है ना, 2 फैक्टर थ्योरी, जी और एस फैक्टर, इनके ऊपर प्रश्न बने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मैं कहूँगा कि भाई हम जानेंगे अलग अलग जो थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, किसने दी है, मल्टी फैक्टर, मल्टीपल इंटेलिजेंस नहीं, मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है, ठीक है। आफ्टर दैट हम अगर बात करेंगे भाई जो थ्योरी है अपनी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, है ना, या फैक्टर एनालिसिस थ्योरी भी कहा जाता है उसी को, पीएम में भी उसी को कहा जाता है, किसने दी है, थर्स्टर ने दी है, उसके बारे में जानेंगे, है ना। हम जो है जानना पड़ेगा सबसे जो ज़्यादा प्रिविलेंट है, सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, किसके बारे में हम जानेंगे, गार्डनर के बारे में, होवर्ड गार्डनर के बारे में, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना, गिलफर्ड की थ्योरी है, ठीक है, जेपी गिलफर्ड की थ्योरी, एसओआई स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के बारे में जो बताते हैं, 3 डायमेंशनल थ्योरी जो बनती है, उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। आफ्टर दैट हमें जानना चाहिए क्रिस्टलाइन, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन थ्योरी के बारे में, ठीक है, किसने दी है, कब दी है, क्यों दी है, कैटल के द्वारा दी गई है या आरबी कैटल ने दी है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे भाई कि क्या क्या होती है। स्टर्नबर्ग के बारे में जानना है ना, ट्राइआर्किक थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है इसमें जानने के लिए। आईक्यू के बारे में जानना है, इसके अंदर इंटेलिजेंस में ही आ जाता है आईक्यू का कॉन्सेप्ट भी, इंटेलिजेंस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, ठीक है, कैसे दिया, फिर उसके अंदर किस किस प्रकार से डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें जाननी है,
ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में हमें जानना चाहिए कि भाई क्या कुछ टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। तो मतलब कहने का कि ये काफ़ी कुछ है इसके अंतर्गत भी इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ मैं कहूँगा जब मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे हैं अभी तक किसके अंतर्गत, AWS की बात कर रहा हूँ मैं, वो है भाई लर्निंग से। लर्निंग जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा फेवरेट है किसका, AWS के एग्जामिनर का, है ना। तो लर्निंग जो है, अधिगम जो है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट इज लर्निंग, ये हमें जानना पड़ेगा भाई। अधिगम है क्या, सीखना है क्या, ये तो पता चले, ठीक है। उसके बाद में भाई जो अलग अलग थ्योरिस्ट हैं उनकी क्या क्या सोच है, जैसे भाई ट्रायल एंड एरर है, ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। पेवलोव ने कौन सा दिया, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके बारे में जानना है। थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर के बारे में जानना है। गेस्टाल्ट थ्योरी जो है ना, इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी जो है कोहलर ने जो दी है, उसके बाद उसके बारे में जानना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा मैं कहूँगा लेविन की फील्ड थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद में एक्सपीरियंशियल थ्योरी है, ठीक है। काफ़ी सारी थ्योरी, टोलमैन की थ्योरी है, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी थ्योरीज हैं इसके अंतर्गत और उनके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। हाँ, ये मैं पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पर लर्निंग में भी अगर मैं कहूँ कि लर्निंग सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक कौन सा है, किसका, एग्जामिनर का, AWS के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहूँगा भाई इनका जो है लर्निंग जो है सबसे फेवरेट टॉपिक है। और लर्निंग में भी सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन है, कौन सा थ्योरिस्ट है, वो है थॉर्नडाइक, है ना। थॉर्नडाइक के ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, हालांकि इसके ऊपर क्या बोलते हैं, स्किनर के ऊपर, पेवलोव के ऊपर, इनके ऊपर भी प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा थॉर्नडाइक के ऊपर आए हैं, तो वो सारे जानेंगे। आपको पता है ना भाई, थॉर्नडाइक ने जो दिया है ट्रायल एंड एरर, कैट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंतर्गत उन्होंने बताया, क्या बताया भाई, कि भाई अपने 3 लॉज होते हैं, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, है ना। और 5 उन्होंने फिर सबऑर्डिनेट लॉज बताए कि भाई ये हमारे सबऑर्डिनेट लॉज होते हैं जिसके ऊपर हम चीज़ों को सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें डिटेल में जाननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इनका फेवरेट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉन डीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम समझे तो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, है ना, बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहते हैं कि भाई शिक्षा क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, है ना। और कैसी होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ते हुई होनी चाहिए। यानी कि भाई साहब ये लिखा हुआ है, यही लिखा रहेगा भाई, यही करना है सबको, यही याद करना, यही रटना है, इससे बाहर कुछ नहीं समझना, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शिक्षा में प्रोग्रेस नहीं होगी तो भाई किसी समाज में, किसी देश में, किसी राष्ट्र में प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। तो हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जानना है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, रीढ़ की हड्डी है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि आपको पता है कि भाई यदि बच्चा जो है वो विकास करेगा, अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर चलेंगे तभी हम प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, या तभी कोई राष्ट्र प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये आपको मिलेगा इस देखने को, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देख लो, अगर किसी भी टॉपिक में कुछ भी आपको पता करना है कि इसके अंतर्गत क्या आएगा, वो मैं आपको बता सकता हूँ। आज जो है हमारी जो इंट्रोडक्शन क्लास, बेबी क्लास थोड़ी छोटी रहे, ठीक है, लेकिन अगर किसी भी टॉपिक में आपको ये लगता है कि भाई इसके अंतर्गत क्या हो सकता है सर, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके मैसेज जो है यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो आप उसको पूछ के मुझसे अपनी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आज हम सरसरे तौर पर पूरा जो हमारा सिलेबस है उसमें से निकलने वाले हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए जी, ठीक है जी, आगे चलें। चलिए भाई आगे चलते हैं। अभी अगर बात करें तो 14 हमारे टॉपिक्स हमने देखे। आगे चलता है अपना बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। भाई टीचिंग और लर्निंग का जो बेसिक प्रोसेस है ना, भाई जो शिक्षण और अधिगम का जो एक क्या कहेंगे मूल प्रक्रिया, है ना, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया है, वो क्या है भाई, क्या क्या चीज़ें रहेंगी कि भाई जिसके कारण से हमारा जो शिक्षण और अधिगम है वो इफेक्ट पड़ता है, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपका जो कह रहे हैं ना पेडागोजी,
ये जो चीज है ना पेडागोजी, ये पेडागोजी यहां से है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? पेडागोजी का पार्ट। पढ़ाएंगे कैसे? बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे जी। पढ़ाने की बात आ गई ना, तो पढ़ाने की बात से मतलब क्या है कि आपको पेडागोजी में ये चीजें मिलने वाली हैं। 8 क्वेश्चन जिसके रहेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। भाई कैसे आप असेसमेंट मतलब आकलन करेंगे और मूल्यांकन करेंगे? पहली बात तो भाई आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है, मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट भी नहीं का एक भाई है भाई, ठीक है। मापन मेजरमेंट को बोलते हैं, असेसमेंट आकलन, इवेल्युएशन मूल्यांकन। भाई क्या इनके बीच में संबंध है, क्या इनके बीच में अंतर है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट, मैं कहूँगा कि वेरियस टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, है ना। भाई इवेल्युएशन के क्या अलग अलग प्रकार हैं, किस तरीके से हम इवेल्युएशन कर सकते हैं। आपको पता ना भाई, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, सबमेटिव इवेल्युएशन, मतलब भाई निर्माणात्मक मूल्यांकन, और अपना क्या रहता है भाई, योगात्मक मूल्यांकन, उसकी बात करेंगे, है ना। पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट की बात करेंगे। पैराडाइम्स का मतलब क्या कि भाई क्या क्या प्रतिमान होते हैं, कौन से मॉडल होते हैं, और इसमें मेनली 4 मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। 4 मोर देन इनफ है, ठीक है ना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट इन लर्निंग, ठीक है। इन चारों की हम बात करेंगे इसके अंतर्गत, है ना। जो अलग अलग टाइप के हमारे टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, या मैं कहूँगा कि भाई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं, है ना। ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और काफ़ी जो इसका एक बड़ा वो रहने वाला है, ठीक है। मतलब एक अच्छा, एक जो मानते हैं कि भाई इवेल्युएशन क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग, है ना। भाई मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, प्रेरित करना बच्चे को, और लर्निंग अधिगम, क्या इनके बीच में कोई संबंध है? बिल्कुल है जी, बहुत ज्यादा संबंध है। कैसे? अगर आप मोटिवेटेड है नहीं सीखने के लिए, तो आप नहीं सीख पाएंगे। और यदि आप सीखने के लिए मोटिवेटेड हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि टीचर के बिना भी सीख जाएंगे। अगर कोई बालक मोटिवेटेड नहीं है, अभी प्रेरित नहीं हो, सीखना नहीं चाहता, तो दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर भी उसको कुछ भी करके कुछ भी करके कुछ भी करके नहीं सिखा सकता। परंतु वहीं यदि कोई सीखना चाहता है, तो दुनिया के वोस्ट टीचर या टीचर के एब्सेंस में भी सीख सकता है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। आफ्टर दैट थिंकिंग एंड लर्निंग। भाई थिंकिंग का, हमारी जो सोच होती है, और लर्निंग का, अधिगम का क्या लेना देना है, क्या अलग अलग प्रकार की थिंकिंग होती है ना। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, परसेप्चुअल थिंकिंग, है ना। आफ्टर दैट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है, लेटरल थिंकिंग क्या है, ठीक है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ थिंकिंग, है ना। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना है। क्या किस इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे थिंकिंग एंड लर्निंग में, ठीक है। आफ्टर दैट हम जानेंगे मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। मेमोरी क्या है? स्मृति, चीज़ों को याद रखना, एंड फॉरगेटिंग मतलब भूल जाना। पहली बात तो हमें कौन सी चीज़ें याद रहती हैं, किस शेप में याद रहती है, कैसे याद रहती है, क्यों याद रहती है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। एंड आफ्टर दैट फॉरगेटिंग, हम भूलते क्यों हैं। आपको पता है भूलने को लेकर भी कई अलग अलग थ्योरीज हैं। ऐसा नहीं कि हम हर चीज भूल जाते हैं, नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि आपको आज से 10 साल पुरानी बात बिल्कुल ऐसे याद है कि अरे जैसे अभी हुई थी, अभी तो हुई थी ये, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात हो, जो चीजें हमारे लिए याद रखने हो योग्य होती है ना। कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि मैं बचपन में कैसा था, या उसको कितना टाइम हो गया, वो कहेंगे अभी तो छोटा सा घूम रहा था यहाँ पे, अभी तो कल को तो पैदा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए एक मेमोरेबल डे था, वो भुलाए नहीं भूलता। और जब आप पूछेंगे कि कल आपने क्या खाया था सब्जी में, तो वो शायद भूल जाए, है ना। अरे थी तो सब्जी, कौन सी थी, कौन याद रखे भाई। तो टाइम का मैटर नहीं होता है, चीज की वैल्यू का मैटर होता है, ठीक है। तो भाई फॉरगेटिंग को लेकर भी अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग सोच हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने उनके बारे में बताया, तो वो हमें जानना पड़ेगा। आफ्टर दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर काफी प्रश्न बनते हैं। क्या? पर्सनैलिटी।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो पर्सनैलिटी होती क्या है, मैं दावे से कह सकता हूँ आप सभी को पता है कि एक शब्द है, लैटिन वर्ड है पर्सोना, उससे, है ना, ऐसा पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट जो अलग अलग थ्योरीज हैं पर्सनैलिटी की, क्रैशमर की थ्योरी क्या कहती है, शेल्डन की थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, और भाई काफ़ी सारी थ्योरीज है। ठीक है, वो क्या होते हैं, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपना क्या, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कि भाई आप पर्सनैलिटी का असेसमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, आप पर्सनैलिटी को एसेस कैसे करेंगे, आकलन कैसे करेंगे कि भाई किसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ही एग्जाम में AWS की ही बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन बने हैं किससे, क्वेश्चन बने हैं भाई आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो भाई क्रैशमर से क्वेश्चन बने हैं, रोरशाह से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात कर रहा हूँ, रोरशाह की। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है भाई, कि किस तरीके से मतलब हम वो कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि भाई असेसमेंट आप कैसे करेंगे, है ना, टेट है, कैट है, वेट है, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, वो करते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वेट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, या फिर हम भाई बात करेंगे कि भाई सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं। ठीक है, पिक्चर के टेस्ट होते हैं कि भाई पिक्चर को कंप्लीट करो या पिक्चर के बारे में बताओ क्या है ना, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट भी है एक अपना, है ना, कि भाई एक फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड पिक्चर दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सिगमंड फ्राइड, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन इन द नेम ऑफ साइकोलॉजी, है ना। तो हम कहेंगे भाई सिगमंड फ्राइड। इसी के अंतर्गत हम भाई सिगमंड फ्राइड के बारे में भी जानेंगे। और सिगमंड फ्राइड के बारे में जानने का तात्पर्य क्या, आप ये मान लेना कि आप पर्सनल, आप साइकोलॉजी के भगवान को जान रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, लेकिन हाँ, जो आज के समय पे साइकोलॉजी चल रही है ना, वो बहुत बहुत बड़े हद तक सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड है। कैसे, आपने सुना होगा भाई कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, सुना है, इन्होंने बताया है। कैथारसिस के बारे में इन्होंने बताया है, लिबिडो के बारे में इन्होंने बताया है ना, काफ़ी सारी चीज़ें, है ना। तो इन्होंने भाई काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा फेमस है, मैं कहूँगा इंड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, प्लस में मैं कहूँगा कि भाई हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके बारे में इन्होंने बताया, किसने, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी का हमारा टॉपिक भी। ठीक है, और सिगमंड फ्राइड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसको टॉपिक को पूरा करते हैं। ठीक है, इनकी थ्योरी भी आती है, थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बारे में भी हमें जानना है। ठीक है, उसके बाद में जैसा कि भाई आपके सिलेबस में दे रखा है, आपको NEP 2020 के बारे में जानना है। 8 क्वेश्चन बनेंगे NEP और NCF से और RTE से। तो आप समझ सकते हैं कम से कम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से हैं ही, कम से कम 2, क्योंकि मैं 3 में बांट रहा हूँ, RTE, NEP, NCF। ठीक है, तो भाई ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो 3 जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, आप ये मान के चले कि 8 नंबर या 8 जो हैं क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से ही आ जाएंगे। एंड 8 क्वेश्चंस आर रियली मैटर्स, है ना, मैटर करते हैं भाई। तो 8 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NEP 2020 क्या कहता है, क्या कुछ पैटर्न है, क्या कुछ इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं वो कैसे क्वेश्चन बने, वो सारी चीज़ें। NCF 2005 है, वो क्या कहता है, कितने इसके अंदर चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब ये इसके अंतर्गत भाई क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, क्या क्या रिकमेंड किया गया है। और जो मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो कहते हैं ना भाई पैडागोजी ऑफ फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज, इनके आंसर आपको पता है कहाँ से मिलेंगे, जो शुरुआत के जो 8 जो चीजें हैं, इनके आंसर आपको इन 2 से मिलेंगे। क्योंकि NCF 2005 और अभी का जो NEP 2020 है, वही बताते हैं कि जो फाउंडेशनल स्टेज है, वही बताते हैं जो प्रिपरेटरी स्टेज है, वही बताते हैं मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज में क्या पढ़ाया जाए, कौन बताएगा, ये बताएंगे। सेकेंडरी में क्या पढ़ाना है, ये बताएंगे। NCF का मतलब क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, पूरे नेशनल लेवल पे करिकुलम का फ्रेमवर्क क्या रहेगा वो ये बताता है। और जब ये बताता है कि भाई हमें
6th क्लास में मान के चलोगे एसएसटी पढ़ानी है, ठीक है जी। और एसएसटी में हमें क्या लेके चलना है, हमें एक पर्टिकुलर ये टॉपिक लेके चलना है, तो एनसीएफ ये आपको बताएगा ये टॉपिक क्यों कराना है, वहां से आपकी पेडागोजी स्टार्ट होगी। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये जो तीन जो ये टॉपिक है ना, ये आपके 8 नंबर के नहीं है, ये 8 क्वेश्चन नहीं है ये। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कम से कम जो है आपके 14 क्वेश्चन कवर करेंगे। 2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनसे बाहर बनेंगे आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 20 में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक आपके, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब अभी तक जो प्री ड्राफ्ट बना है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट राइट टू एजुकेशन आरटी 2009 क्यों आया, कब आया, पास कब हुआ, ठीक है, लागू कब हुआ, कानून कब बना था, ठीक है, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। आफ्टर दैट इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, अलग अलग सेक्शन में क्या कुछ चीजें कही गई, क्योंकि तो एक्ट है ना, ये क्या है, आरटी एक्ट है 2009 में जो पास हुआ वो, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भाई कौन से सेक्शन थे, किस सेक्शन में क्या कहा गया है, किसको क्या अधिकार दिए गए हैं, किस तरीके से किसके क्या कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है, स्कूल कैसे ऑपरेट करना है, एसएमसी क्या है, अपना जो सीसीई है वो कैसे इससे संबंधित है, आपको पता है ना सीसीई इसी से रिलेटेड है। सीसी मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, हालांकि हम इसको पढ़ेंगे असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में, एग्रीड, टीसीयू को हम यहाँ पर पढ़ेंगे असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में, लेकिन ये संबंधित किससे, आरटीई से, ठीक है। आरटीई ने कहा कि भाई ये फेल वेल करना छोड़ दो, एनडीपी लेके आए, नो डिटेंशन पॉलिसी, ठीक है, और कहा कि अभी है ना 8वीं क्लास तक हम किसी को फेल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 100% लिटरेसी लेके आनी है। बच्चा स्कूल में इसलिए नहीं आ रहा कि वो डर लगता फेल हो जाएगा, जब बच्चा फेल हो जाता तो कहते हैं पढ़ना लिखना तो है नहीं, इसको क्या करेंगे भेज के, चल भाई कुछ और काम कर ले, तो फेल करो मत, इसको लेके चलते रहो, इसको सिखाते रहो, ठीक है। तो ये चीजें आएंगी। मिड डे मील स्कीम कब आई है, इसके साथ आई है, ताकि बच्चा और कुछ नहीं भाई खाने के लिए तो आ जाए, है ना। घर वालों को रहता था भाई अगर ये स्कूल में जाएगा तो कमा के कैसे खाएगा, भूखा मरेगा, हम खिला देते हैं भाई तुम भेज दो, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। तो कहने का मुद्दा ये है कि आरटीई को हमें बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और मेरा ये मानना है कि जो 8 जो क्वेश्चन है ना, जो कि इन तीनों का नाम लेके आ रहे हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आरटीई में आएंगे। बाकी के ये जो 2 हैं सेक्शन, इनमें से भी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इनके क्वेश्चन जो है पेडागोजी सेक्शन में ज्यादा रिलेटेड रहेंगे। कुल मिला के आप अगर इन 3 चीजों को कर लेते हैं ना, 3 पॉइंट्स को भी, तो आप, मैं कह रहा हूं कि मोर देन 60 to 70% कवर करेंगे सेक्शन बी को, ठीक है। आफ्टर दैट गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हम भाई गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करेंगे, ठीक है, कि भाई गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है, कैसे एक दूसरे से संबंधित है और कैसे एक दूसरे से भिन्न है। ये एक ही चीज है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग अलग अलग है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें भाई टाइप्स ऑफ गाइडेंस कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग कौन सी होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। एंड वी विल डिस्कस अबाउट टीचिंग मेथड्स। जी हाँ, जब हम बात करते हैं ना पेडागोजी की, जब मैंने बोला पेडागोजी, पेडागोजी मतलब क्या, एजुकेशन मतलब पढ़ाना, ठीक है, शिक्षा देना। अब पढ़ाने का तात्पर्य क्या, किस मेथड से पढ़ाओगे, किस तरीके से पढ़ाओगे, वो सारी चीजें किस में आएंगी, इसमें आएंगी। यहाँ पर अलग अलग जितने भी भाई मेथड्स हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें क्या आएंगी, इसमें आएंगी। और इसी के साथ एक अपना सेक्शन बनेगा किसका, करिकुलम का। जी हाँ, पाठ्यचर्या, है ना, करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ठीक है। उससे अलग भाई टाइप्स ऑफ करिकुलम, टाइप्स ऑफ करिकुलम, अलग अलग प्रकार के करिकुलम कौन से होते हैं, करिकुलम एक्चुअली में है क्या, जैसे हम बोलते हैं ना करिकुलर एक्टिविटी, नॉन करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, तो ये एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। एंड देर आर, मेरे पास जो है 22 टाइप्स ऑफ करिकुलम है, ठीक है। मैं आपको 22 प्रकार के अलग अलग करिकुलम बताऊंगा कि ये भी करिकुलम है, ये भी करिकुलम है, ये भी करिकुलम है, ये भी करिकुलम है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें जाननी है, हम करिकुलम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस हम जरूर करेंगे, आप इस चीज को समझ लेना, हम जो भी चीज करेंगे ना, हम जो भी चीज करेंगे उसके साथ में क्वेश्चन जरूर करेंगे। पता है क्यों, क्योंकि अगर हमारे को एक चीज का पता है
तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि पता है भी या नहीं है? ऐसे तो हम ब्रह्म ज्ञानी है। आप बताना आपको किस चीज का नहीं पता? आपको भी सब कुछ पता है, मुझे तो सब कुछ आता है। पता कैसे चले? जब हम टेस्ट करें, साथ के साथ अपने आप को टेस्ट करते रहें कि आपने अभी ये चीज सीखी, तो बताओ जी ये क्या है। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, आपको भी पता चलता रहेगा, साथ के साथ मुझे भी पता चलता रहेगा, है ना। अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर जो है अभी लैक हो रहा है, अभी भी आप गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस चीज को दोबारा समझाया जाएगा, है ना। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, है ना। भाई पहले समस्या का पता लगाओ और जब पता चल जाए उसको ठीक कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी हमारी। एंड आफ्टर दैट फिलोसॉफिकल थिंकर्स, है ना। भाई जो अलग अलग थिंकर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब जो अलग अलग थिंकर्स हैं उनमें हम किस किस को जानेंगे, उसके अंतर्गत हम जानेंगे भाई रूसो को जानेंगे, प्लेटो को जानेंगे, महात्मा गांधी को जानेंगे, श्री अरबिंदो को जानेंगे, विवेकानंद को जानेंगे, एंड पाउलो फ्रीरे को जानेंगे। ठीक है, तो काफी सारे हमारे जो है वो प्लेटो को जानेंगे, है ना। तो काफी सारे क्या है, एजुकेशनल थिंकर्स हैं। उन सब की सोच के बारे में हमें जानना है कि भाई एक की सोच दूसरे से डिफरेंट कैसे, टैगोर को भी जानेंगे। ठीक है, तो भाई एक की सोच दूसरे से भिन्न कैसे है ना, अलग अलग जो हमारी सोच है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न बने हैं। ठीक है, मैं जब भी क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके सामने विद ईयर लेके आऊंगा कि देखो ये AWS का क्वेश्चन है और इस ईयर में। ठीक है, और लगभग लगभग हम रोज ही क्वेश्चन करेंगे AWS के। और वैसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, बेइंतहा क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे, हम क्वेश्चन करेंगे हम लगातार। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब बताना क्या रह गया। एक चीज ऐसी रही है जो आपके सिलेबस में तो थी लेकिन अभी तक आई नहीं है लिखी हुई। क्या लगता है आपको कौन सी चीज होगी वो चीज है इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। क्या है भाई वो? इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है भाई? हिंदी में बोलते हैं इसको समावेशी शिक्षा। क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा। इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये इंक्लूसिव क्या है भाई? इंक्लूड करना। भाई हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हर प्रकार के बालक को, जी हाँ, हर प्रकार के बालक को क्या करना है? इंक्लूड करना है, शामिल करना है, सम्मिलित करना है, बालक का समावेशन करना है। ये नहीं करना कि भाई आपकी क्लास में 29 बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है ना। कारण भाई कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ कमी हो सकती है, कुछ डिसेबिलिटी हो सकती है ना, या बच्चे का व्यवहार ऐसा है। ठीक है, किसी भी कारण से यदि एक भी बच्चा आपकी क्लास में नहीं पढ़ रहा है तो हमें उसको भी इंक्लूड करना है। इंक्लूड को ही हम कहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। बच्चे को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंक्लूड करने को ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, है ना। स्पेशल एजुकेशन क्या होते हैं? केवल स्पेशल बच्चों को पढ़ाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन नॉर्मल बच्चों को भी, गिफ्टेड बच्चों को भी, क्रिएटिव बच्चों को भी, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज बच्चों को भी, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को भी, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को भी, आईडी बच्चों को भी, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों को भी। ठीक है, इवन मैं कहूँगा प्रॉब्लमेटिक बच्चे, बैकवर्ड बच्चे, ठीक है, या डेलिक्वेंट चाइल्ड, इन सभी को, एंड यस मोस्ट इंपॉर्टेंट वंचित बालक, वंचित मतलब डिसएडवांटेज जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन बच्चों को भी, ये सबको कहते हैं कि सबको एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में पढ़ाया जाए, एक साथ पढ़ाया जाए। अब ये क्या है? ये बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि भाई किस तरीके से हम अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न जिनकी रुचियां हैं, भिन्न भिन्न जिनकी सोच है, भिन्न भिन्न जिनकी क्वालिटीज हैं, हम उन सभी बच्चों को कैसे एक साथ पढ़ा सकते हैं। उसी को हम कहेंगे कि भाई आपने बच्चे को इंक्लूड किया क्या, अधिक मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, या नहीं किया। ठीक है, अगर आपने इंक्लूड किया, वेल, ठीक है, अगर नहीं किया तो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे इंक्लूड किया जा सकता है, किस तरीके से उनके पेरेंट्स की सहायता ली जा सकती है, किस तरीके से जो स्पेशल जो टीचर होते हैं उनकी हेल्प ली जा सकती है, किस तरीके से हमें स्पेशल जो टेक्निक्स होती हैं
उनको सीखना पड़ेगा, किस तरीके से हम स्पेशल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको चलाना सीखना पड़ेगा, ताकि हम हर बच्चे के साथ में न्याय कर पाए। हमारी कक्षा में एक भी बालक ऐसा ना हो जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंक्लूड ना हो। ठीक है, तो भाई ये जो है ये हमारा पूरा सिलेबस है। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई, टोटल जो हमने जो चैप्टर लिए हैं मोटे मोटे देखें तो भाई 28, 28। ठीक है जी, 28 ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 28 जो है हमारे चैप्टर्स रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये आप 28 टॉपिक्स मत समझना। ठीक है, मैं ये कहूँगा यार 28 क्लासेज मत समझना, क्योंकि इस एक टॉपिक में कई कई क्लासेज हो जाती है। जैसे मैं कहूँगा कि भाई लर्निंग है, अपने आप में कई क्लासेज का टॉपिक है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन है, अपने आप में भाई कई क्लासेज जाएंगी इसके अंतर्गत। ठीक है, या मैं कहूँगा पर्सनैलिटी है, कई क्लासेज होगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है ना, टीचिंग मेथड्स बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है ना ये छोटे नहीं है, ये टॉपिक्स बहुत बड़े हैं। चीज़ों को जब तक आप डीपली नहीं समझेंगे, जब तक आप चीज़ों को बिल्कुल टिप्स पे नहीं हो जाएंगे ना, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आप टेस्ट को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो समय बहुत कम है, हमें करना क्या है, हमें यही करना है कि जो एक टारगेटेड जो हमारा सिलेबस है, या जो टारगेटेड जो हमें एक लक्ष्य है, हमारा टारगेट है जो हमारा, उसको हमें लेके चलना है कि भाई मुझे अब की बार ये क्वालिफाई करना है और इसको करके और अपना रख देना है। जब भी इंटरव्यू के लिए लेटर आएगा या बात आएगी, मैं जाके अप्लाई करूंगा और मैं जाके ज्वाइन कर पाऊँ। ठीक है, एटलीस्ट माइंड में ये ना रहे कि भाई मेरा तो कोई ऐसा कोई मतलब किसी चीज़ का ऐसा प्रतीक्षा ही नहीं है कि कुछ आएगा और मुझे भी बुलाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, बेस्ट तरीके से चीज़ों को समझना है, सीखना है, अपनी जो नॉलेज है उसका भी बेस्ट ही देना, सर्वोत्तम देना है, ताकि हम वहाँ पर जाकर भी सर्वोत्तम कर पाए। कहाँ पर? एग्जामिनेशन हॉल में। और वहाँ पर बेटर करेंगे तभी हम आगे जाके न्याय कर पाएंगे, बच्चों के साथ में भी, है ना, अपनी जो जॉब है उसके साथ में भी। ठीक है, और अपने परिवार के साथ में भी और अपने साथ में भी, कि हाँ मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ मैं सही कार्य कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं सर्वोत्तम कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई इसी आशा के साथ में, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ठीक है, आज हम किसी टॉपिक को लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, इसी आशा में कि भाई हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से हम अपना रिजल्ट भी लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए तैयारी अच्छी होगी तो रिजल्ट अच्छा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो भाई इसी आशा के साथ में कि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझेंगे, करेंगे। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं पर करते हैं इतिश्री, क्योंकि मुझे आज बस आपको सिलेबस बताना था कि क्या कुछ हमें करना है। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी दिखाया आपको कि हमारा क्या रहने वाला है, हमारा जो 20 मार्क्स का रहेगा आउट ऑफ 200, जो कि बहुत ही एक बड़ा मैं कहूँगा एक नंबर है। ठीक है, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो भाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि यदि आप जमकर पढ़ते हैं, साथ में रहते हैं, डेली लाइव क्लासेज लगाते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो आप डिस्कस भी करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप 20 में से 18 प्लस तो पक्का लेके आएंगे ही आएंगे। 18 हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सिलेबस जब दे दिया जाता है ना लिमिटेड, और जब हमें पता होता है कि ये रास्ता है, मुझे यहाँ पे पहुंचना है। समस्या तब होती है जब हमें मंजिल का ही ना पता हो। समस्या कभी रास्ते में नहीं होती, समस्या मंजिल में होती है। हम गलत मंजिल पकड़ लेते हैं तब भी गड़बड़ होती है, और ये ना पता हो कि जाना कहाँ है, तब तो है ही गड़बड़ भाई, भटकते रहो। ठीक है, तो अब तो आपके सामने रास्ता भी है, ये रहा, मंजिल भी है, ये रही। ठीक है, तो बस अब चलने भर की देर है, बस चलें और सीखें। ठीक है, हमारे साथ। तो इसी आशा के साथ कि भाई हम बहुत अच्छा करेंगे एग्जामिनेशन में और अच्छे से तैयारी करेंगे। मिलेंगे जल्दी ही अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।